नमस्कार, आदाब। TV6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में बांग्लादेश 170 मिलियन लोगों का देश है बांग्लादेश। यहाँ के मतदाता रविवार को नई सरकार चुनने के लिए 12वें आम चुनाव में मतदान करेंगे, लेकिन हिंसा और संदिग्ध चुनावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के उतार चढ़ाव वाले इतिहास वाले देश मतदान से पहले विवाद के घेरे में है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुमन भट्टाचार्य। बांग्लादेश में BNP के साथ 17 दल हैं जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। दूसरी ओर चुनाव में 27 दल भाग ले रहे हैं, जिसमें अवामी लीग के साथ जातीय पार्टी भी शामिल है। इस चुनाव में 4 नई पार्टियां भी शामिल हैं, जिनमें से एक तृणमूल BNP है। बांग्लादेश के आम चुनाव में इस बार 9 इस्लामिक पार्टियां भी किस्मत आजमा रही हैं। जातीय पार्टी चुनावी परिदृश्य में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। BNP बाहर से देखने में प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन उसके साथ नेतृत्व देने का संकट आज आन पड़ी है। सुमन भट्टाचार्य जी, आमतौर पे भारत में ये माना जाता है कि केवल शेख हसीना चुनाव लड़ रही है या उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बाकी विपक्ष है ही नहीं, लेकिन दृश्य कुछ और है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा बात नहीं है। ये सच बात है कि जो शेख हसीना की जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है आवामी लीग, इस इलेक्शन में भाग ले रहा है, लेकिन उनके खिलाफ जो वहां के पूर्व प्रेसिडेंट इरशाद की जो पार्टी है, जातीय पार्टी, जिसकी लीडरशिप में अभी वहां की जो इरशाद की जो छोटे भाई है, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो GM कादिर, वो लोग भी 300 सीट में पार्टिसिपेट कर रहा है। और दूसरा बात यह है, क्योंकि BNP, जैसे आपने बोला सर, जो BNP की जो लीडरशिप है उनमें एक क्राइसिस है, क्योंकि BNP की जो सबसे बड़ा लीडर है खालिदा जिया, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो जेल में है, और उनका जो बेटा है तारिक रहमान, वो लंदन में एग्जाइल में है। तो BNP का जो लीडरशिप है, जो ज्यादातर अमेरिका की क्लोज माना जाता है, अमेरिका और पाकिस्तान के क्लोज, तो वो BNP लीडरशिप जब ये इलेक्शन को बॉयकॉट करने की कॉल दिया, तब हम लोगों ने देखा कि BNP के जो ग्राउंड के लीडर है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो BNP छोड़ के अलग अलग से पार्टी बना के, अलग अलग से प्लेटफॉर्म बना के चुनाव में उतर गए हैं। और ये ऐसे 3 गुट है। आप एक गुट के बारे में बोला, जो शमसेर मबिन चौधरी का गुट है, तृणमूल BNP, तृणमूल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ऐसे वहां के एडवोकेट हबीब भाई है, जो काफी BNP के सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, काफी माना जाना लॉयर है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। वो इलेक्शन लड़ रहा है टंगाइल से। ऐसे बहुत सारे BNP के जो काफी फेमस लीडर है, वो चुनाव में चले आए हैं। इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 4 प्रधान प्रतिपक्ष है। ऑब्वियसली एक आवामी लीग है, उसके सामने BNP के जो ये ब्रेकवे फ्रैक्शंस है, ये लोग कम से कम अलग अलग से ऐसे बांग्लादेश में 300 पार्लियामेंट के सीट है, उनमें से 150 से 180 आसन में ये BNP के ब्रेकवे फ्रैक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जातीय पार्टी 300 सीट में लड़ रहा है। और जो इंटरेस्टिंग बात है, जिनको आवामी लीग का टिकट नहीं मिला, वो सारे बंदे ऐसे भी बने जो इंडिपेंडेंट। एक और चीज थोड़ा सा दर्शकों को भी अपडेट करना चाहिए। 2 चीजें जो आपसे पूछना मैं चाहूंगा। एक तो ये कि BNP ने, जिसकी नेता खालिदा जिया हैं, 2 बार पिछले 2 आम चुनाव में उन्होंने बहिष्कार करने का निर्णय लिया, और जिससे नुकसान भी होता है। कहीं ना कहीं आप बहिष्कार करते हैं और बाकी दल आ जाते हैं जब इकट्ठे नहीं आते हैं। खालिदा जिया ने 1996 से 1991 और 2001 से 2006 तक जिस तरह शासन किया, उसमें कठमुल्लों और अतिवादी ताकतों को सबसे अधिक बढ़ावा मिला। उनके बेटे तारिक रहमान ने बची कुची कसर अपने टाइम में पूरी कर दी थी, जो भी उत्पात करते थे वो। खालिदा जिया ने भारत से भी संबंध उस समय बिगाड़ा था, जब उनका जो टाइम पीरियड था। 78 साल की हैं खालिदा जिया, जो अब बीमार चल रही हैं। उनका बेटा तारिक रहमान लंदन में लंबी समय से है। पार्टी की कमान बेटे के हाथों में, ये भी क्लियर है कि जो लंदन से ही सारा ऑपरेट कर रहे हैं, वहीं से निर्देश दे रहे हैं। BNP में कोई ऐसा चेहरा बांग्लादेश में नहीं दिखता है जो हमें आपको समझ में आए कि हाँ, ये मेन चेहरा जो ऑपरेट कर रहा है पार्टी को। और 1971 के बाद से जब बांग्लादेश अलग हुआ, तो 11 चुनावों में से केवल 4 चुनाव को हम स्वतंत्र और निष्पक्ष मानते हैं। बाकी लोग अक्सर हिंसा, विरोध प्रदर्शन और वोट की धांधली में घिरे रहते हैं सब। तो
दिक्कत यह है कि भारत सरकार भी चुप है, पड़ोस में जो कुछ हो रहा है वहाँ उस पर चुप है। क्यों चुप है ये समझने की जरूरत है। जी सुमन जी। देखिए, पहला बात यह है जे बांग्लादेश की इस चुनाव पिछला 6 महीने से विवाद में घिरा हुआ था, क्योंकि अमेरिका जो इस खाड़ी में बड़ा पावर के जैसे उभरना चाहते थे, वो काफी सैंक्शन हसीना सरकार के ऊपर लगा रहे थे। और जो ढाका में जो अमेरिका की जो राष्ट्रदूत है पीटर हास, वो काफी जो विरोधी लीडर है, जो अपोजिशन का लीडर है, जैसे आपने बताया बीएनपी के सारे लीडर के साथ, जातीय पार्टी के चेयरमैन जीएम कादिर के साथ मिल रहे थे। तो लोग ऐसे सोच, बांग्लादेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा बहस है जो बांग्लादेश के चुनाव कैसे होना चाहिए। जो अपोजिशन पार्टी है उनका एक डिमांड है जो वहां पे केयरटेकर गवर्नमेंट आए और केयरटेकर गवर्नमेंट की कमांड में इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन 2006 में जो कू हुआ था, जिसमें शेख हसीना और खालेदा जिया दोनों को बाहर कर देने की साजिश हुआ था, उस कू के बाद से हसीना का ये बात है, शेख हसीना ये बहुत बार बोलते रहे कि ऐसा केयरटेकर गवर्नमेंट फिर हम लोगों को नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसके साथ ही इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन डिटरमाइन करेगा। तो इस इलेक्शन से मैं थोड़ा सा उसको और ऐड करना चाहता हूं। जो तटस्थ कार्यवाहक सरकार की मांग वहां हो रही है कि होना चाहिए तभी चुनाव में हम भाग लेंगे, संसद ने, बांग्लादेश की संसद ने बाकायदा इसे पास करवा दिया था कि हम कोई भी केयरटेकर गवर्नमेंट चुनाव नहीं कराएगी, चुनाव आयोग ही कराएगा। तो ऐसी चीज़ जो संसद में पास हो गई है, उससे दोबारा से सरकार उसको वायलेट करके चुनाव कराने की स्थिति में तो नहीं होगी। उसे ऑलरेडी फिर उसे संसद में उसे संशोधित करके तब उसे केयरटेकर गवर्नमेंट कोई भी ले सकती है। ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ आप बताएं जो कह रहे थे। बिल्कुल पुष्परंजन जी, आप जो बोल रहे 2006 की कू जो 2 साल चला, उसके बाद शेख हसीना जब 2008 में पावर में आया, जिसके पीछे लोग बोलते हैं कि इंडिया और प्रणब मुखर्जी ने उस जो कू के लीडर थे, जो आर्मी लीडर से, उनको समझाने में और चुनाव करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल लिया था। तो 2008 में आने के बाद ही शेख हसीना बांग्लादेश की पार्लियामेंट में, उनके संसद में ये प्रस्ताव पास करा लिया था। और उस वक्त बीएनपी भी उस पार्लियामेंट में मौजूद थे। जो वहां पे इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कमीशन की नजरदारी में होगा, कोई केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका जो 71 की जो लिबरेशन वॉर से बांग्लादेश स्वाधीन हुआ, उस टाइम से बांग्लादेश में काफी हम लोग जिसको कहते हैं उंगली करने के कोशिश में थे। वो इस बार भी बहुत कोशिश किया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं पुष्परंजन जी, जब एंटनी ब्लिंकन और सुलिवन दो अमेरिका के दिग्गज दिल्ली में आए और उन लोगों के साथ राजनाथ सिंह और जयशंकर जी का दिल्ली में 2x2 मीटिंग हुआ, जो क्वाड के बारे में होता है। उस मीटिंग के बाद इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने एक बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट दिया। वो सीधा स्टेटमेंट ये था कि बांग्लादेश के इलेक्शन में कोई फॉरेन पावर को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बांग्लादेश के लोगों की सोच है, जो कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्या इलेक्शन में उस होगा। तो आप मान सकते हैं जे ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, जो अमेरिका की जो कोशिश थी, जैसे कोशिश अमेरिका वेस्ट एशिया में इजराइल के साथ करता रहा, वो कोशिश बांग्लादेश में नाकाम हो गया। और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में जो नया दिल्ली के जो इन्फ्लुएंस है वो कायम रहा। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूं पुष्परंजन जी, हम जिस दौर से गुजर रहे, उस दौर में हम लोगों ने देखा मालदीव में क्या हुआ। मालदीव में एक चाइना फेवर्ड गवर्नमेंट आ गया जो इंडिया के काफी खिलाफ है, और वो गवर्नमेंट का स्लोगन ही है इंडिया आउट। हम लोगों ने देखा जो वो मुइज्जू का गवर्नमेंट मालदीव में आने के बाद ही वहां से इंडियन आर्मी, जो इंडियन लोग थे, उन लोगों को निकालने का कैसे बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सुमन जी। देखिए, ठीक वही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है यहां भी। आप बांग्लादेश में भी चाइना इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा कर रहा था लगातार, और हम इसकी तलाश में थे कि चाइना किस तरह से अभी के आम चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है।
और यूरोपीय संघ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। यूरोपीय संघ के राजदूत चार्ल्स व्हाइटली ने बांग्लादेश चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा कि हमारी पर्यवेक्षक टीम वहाँ नहीं जा रही है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो पूरी की जा रही है या नहीं। तो यूरोपीय संघ के दूत का ये कहना ठीक है, हम समझ रहे हैं कि इस तरह से हिंसा हो रही है, उसमें उनकी चिंता स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। भारत से चुनाव आयोग का 3 सदस्यीय मंडल शुक्रवार को ढाका पहुंचा है और अलग अलग देशों के 122 देशों के पर्यवेक्षक भी पहुंचे हुए हैं कि 7 जनवरी के मतदान में क्या हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा का जो लेवल, ट्रेन में आग लगाई गई सुबह सुबह, ये बहुत खतरनाक हुआ। 4 लोग उसमें मर गए हैं और उसके बाद चूंकि भारत सीमा से लगे बंदरगाह शहर बेनापोल है, वहाँ से यात्री ट्रेन आ रही थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और उसमें कई सारे, अभी सर्टेन नहीं हुआ है लेकिन कितने लोग घायल हुए ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा बांग्लादेश के कि हम छोड़ेंगे नहीं जो लोग उसमें कर रहे हैं। हिंसा का जो लेवल है उसका सिर्फ जो आंकड़े आए हैं वो बहुत खतरनाक है अपने आप में। 1 महीने में 221 झड़पें हुई हैं और काफ़ी 6 लोग गुटिये झड़पों में मारे गए हैं, ये भी सबसे खतरनाक है। प्रचार बूथों को जलाया जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि हम मतदान कर लेंगे, मतदान संडे को होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं? हिंसा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान, भारत के अपने हित, भारत चुपचाप, भारत से हालांकि पर्यवेक्षक गए हैं लेकिन चुपचाप देखेंगे और लौट आएंगे। क्या कहना चाहेंगे सुमन भट्टाचार्य जी? देखिए, जो हिंसा की बात है, ये हिंसा जो लोग चुनाव के विरोधी है, जो ज्यादातर विरोधी दल बीएनपी का समर्थक है, उन लोगों के तरफ से आ रहा है। आपने जैसे बोला कि हम लोगों ने 2014 के इलेक्शन से पहले भी देखा कि बांग्लादेश में लगातार वायलेंस होता रहा, जो हिंसा होता रहा, बस जलाने का इंसिडेंट हुआ, ट्रेन में अटैक हुआ, सारा हुआ और उस वक्त कम से कम 40 लोगों का मौत हो गया था। उसके मुकाबले में इस बार कम है, लेकिन जो भी है वो सिचुएशन ऑब्वियसली अलार्मिंग है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश हैज कॉल्ड आर्मी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने आर्मी बुला लिया है चुनाव के टाइम में पीस को बरकरार रखने के लिए और पुलिस भी सतर्क है। लेकिन जो ये यूरोपियन यूनियन है, इसका थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जब भी कोई बात होता है इंडिया और बांग्लादेश के बारे, साउथ एशिया के बारे में उनका बहुत हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन जब गाजा के बात आते हैं, जब गाजा में क्या हो रहा है, तब ये लोग मुंह घुमा के चला जाता है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो आप अगर दुनिया के सारे जगह में इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा गाजा के बारे में भी बोलो, आप थोड़ा सा बोलो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में क्या हो रहा है, उसके बारे में आप नहीं बात करते हो। जो हम लोग जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है, उन पे आप अपना रोब झाड़ने के लिए चले आते हो, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। आदत है यूरोपियन यूनियन को या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी जो प्रतिनिधि होती है, यूएस इटसेल्फ, ये लोग पॉसिजम तो झाड़ते हैं, ये तो क्लियर है, अब उनके बयानों से भी दिखता है, ऐसे मौके पर अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। अब फिर हम डोमेस्टिक इशू पे आते हैं। वहाँ क्या है कि 5वीं बार शेख हसीना, जब मतदान का रिजल्ट आएगा तब तो क्लियर हो जाएगी, 5वीं बार वो बनने जा रहे हैं। जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया में यही इमेज गया है बांग्लादेश का कि 5वीं बार वो शेख हसीना को सत्ता मिलने जा रही है। लेकिन इसके पहले ये सत्ता मिलना भी आसान नहीं लगता है। अवामी लीग के ही 18 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं अपनी ही पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवारों से हार का सामना कर सकते हैं, ये भी डर है वहाँ पर। अब चुनाव में चूंकि अवामी लीग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया जाना भी दिलचस्प है। 70 से अधिक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं वहाँ पर और 40 ऐसे सांसद हैं अवामी लीग जो सत्ता में है, उनके 40 सांसदों की सांसें अटकी हुई है कि कब वो सत्ता से बाहर हो जाएं। उन्हीं के समर्थक वाले जो इंडिपेंडेंट होके खड़े हैं वो चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अवामी लीग को ये भरोसा है कि 110 चुनावी क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनको ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जहां खड़े नहीं हैं तो वहां से शायद वो निकाल ले जाएं। तो क्या सूरत हाल है, थोड़ा इस पे भी आपको बताएं जरा।
मैं ये बोलना चाहता हूं, ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा है जो बांग्लादेश की जो आवामी लीग है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके जितने सारे सांसदों को टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय उम्मीदवार बन के बाजार में आ गए, चुनाव के बाजार में आ गए। तो ये एक अच्छी बात है कि ये भी एक डेमोक्रेसी है जो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आपको खुद के पार्टी टिकट नहीं दिया है। और जैसे आपने बोला 110 सीटों में आवामी लीग के सामने बड़ा चैलेंज नहीं है। 150 सीट मिलने से आवामी लीग को गवर्नमेंट बना पाएंगे मेरे ख्याल से। फिर से आप जैसे बोल रहे हैं, 5th टाइम शेख हसीना पावर में आ जाएंगे और शायद 180-200 सीट लेके ही आ जाएंगे। जो बात जरूरी है, जो डोमेस्टिक जो इश्यूज है, देखिए बांग्लादेश एक उभरता हुआ इकोनॉमी है और हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर इसलिए है जो नॉर्थ ईस्ट में जहां पे हम लोगों को बहुत मिलिटेंसी को एक टाइम में फेस करना पड़ रहा था, जैसे हाल ही में जिन जिन लोगों के साथ हमारा पीस ट्रीटी हो, अल्फा हो या मणिपुर या नागालैंड का जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सारा मिलिटेंट फोर्स को पिछला 10 साल में जो हम लोगों ने जो कब्जे में लाया उसमें बांग्लादेश का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बांग्लादेश को लैंड को शेख हसीना ने हमारे खिलाफ यूज नहीं करने दिया। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है और बांग्लादेश के साथ हमारा जो हमारे यहां से चाल, राइस बोलिए, पटाटो बोलिए, सब कुछ जाता है। तो बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर। और जैसे अमेरिका के साथ मेक्सिको का रिलेशनशिप है, बांग्लादेश के साथ हमारा भी ट्रेड ऐसा रिलेशनशिप है और हो सकता है बोथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना इज पुशिंग फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट एग्रीमेंट, जो दोनों देश को मिला के एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा जहां से दोनों देश को फायदा होगा। सो बांग्लादेश इलेक्शन, सुमन जी, ये कोशिश तो लगातार हो रही है। नेपाल से भी जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ऊर्जा के लिए, बिजली नेपाल का इंडियन जमीन से सारा ट्रांसमिट होगा वहां पर बिजली, तो ये कॉरिडोर बन रहा है। भारत भी प्रयास कर रहा है, उधर से भी कर रहा है। जो कॉरिडोर खतरनाक है, राजनीति का कॉरिडोर, उस पे यहाँ पर प्रतिपक्ष भी, वो भी चिंतित है, दूसरे देश के लोग भी चिंतित हैं कि 5वीं बार सत्ता शेख हसीना को मिलने के बाद वो और भी तानाशाह ना हो जाएं और आपके पड़ोस में कोई तानाशाह सत्ता में आता है तो भारत की तानाशाही भी उसी तरह से अपना ताल नहीं ठोकने लगे। तो तानाशाही का ताल ठोकना भी सबसे खतरनाक है अपने आप में। और इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि विपक्ष की नेता वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खालिदा जिया के भविष्य की बात है, क्योंकि उनको कोर्ट ने यही कह के छोड़ा वहाँ पर कि करप्शन का केस है, आपको हम 17 साल की सज़ा दे रहे हैं, लेकिन आपको रियायत दे रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं, घर पे रहें, और अगर आपने राजनीति में कुछ भी बोला, कुछ भी सक्रियता आपकी दिखी तो आपको वापस जेल में डाल देंगे। तो शेख हसीना क्या खालिदा जिया के भविष्य पर ताला लगा देंगी, ये एक सवाल है। प्रतिपक्ष के भविष्य के पर भी क्या इसी तरह से पाबंदी आयद होगी जब वो 5वीं बार सत्ता में आएंगी? तो इस सवाल का जवाब हम जरूर आपसे एक विशेषज्ञ के तौर पे जानना चाहेंगे। आखिरी सवाल है ये। देखिए पुष्परंजन जी, तानाशाही के सारा वक्त तानाशाही के साथ तानाशाही का दोस्ती होता है। जैसे पुतिन के साथ बेलारूस के प्रेसिडेंट का अच्छा रिलेशन रहता है, तो एक तानाशाही दूसरे तानाशाही को पसंद करता है और ये साउथ एशिया के लिए हर वक्त खतरा है। लेकिन हमारे लिए जो बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है, जो बांग्लादेश में जो मिलिटेंट फोर्स है, जो इस्लामिक मिलिटेंट फोर्स है, उसका ना राइज हो जाए। तो इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं कि जो इस्लामिक मिलिटेंट फोर्स है, जो इस्लामिक हार्डलाइनर फोर्स है, जिसको बांग्लादेश में जमात इस्लामी कहा जाता है, जो बीएनपी के एक टाइम में इलेक्शन पार्टनर भी थे, वो कितना सामने आ रहा है, वो कितना भयंकर चेहरा ला रहा है। लेकिन आप जो बात बोलने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा जो कोशिश है, और मैं ये सोचता भी हूं, जो बांग्लादेश में इस इलेक्शन में, इसलिए मैंने बोला जो पिछले इलेक्शन में आप अगर देखेंगे तो 300 में से लगभग 290 सीट आवामी लीग को मिला था। लेकिन कम से कम इतना सारा प्रेशर और सब कुछ के बाद शायद
इस बार शेख हसीना वो गलती नहीं करेंगे। जो चुनाव होगा उसमें जो अपोजिशन है, वो हो सकता है अपने पार्टी के इंडिपेंडेंट, वो हो सकता है बीएनपी छोड़ा है जो छोटा छोटा गुट है, या जातीय पार्टी है। हम लोग देखेंगे शायद ये सब गुट मिला के 100 से ज्यादा सीट लेके वो पार्लियामेंट में रहेंगे। देखिए, पार्लियामेंट और हर डेमोक्रेसी के लिए जो आप बोलना चाह रहे थे, ऑपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ऑपोजिशन की जो वॉइस है उसको आप पूरी तरह से दबा दिया जाए, एक तानाशाही अगर दूसरे तानाशाही से एनकरेजमेंट मिलता है तो ढाका की एनकरेजमेंट नया दिल्ली तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं जे शायद इस बार उतना नहीं कर पाएंगे शेख हसीना, क्योंकि प्रेशर है और उनके भी ये समझ में आया है लास्ट चुनाव में 2018 के चुनाव में जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। 300 में से 290 सीट को कोई भी पार्टी को मिलना, लगभग हम लोग जो मैं बेलारूस की जो डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहे हैं उस डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल बन जाता है। ऐसा एग्जाम्पल साउथ एशिया के लिए खतरनाक है। खतरनाक, बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल साउथ एशिया के लिए खतरनाक है। और 2024 में भी भारत में चुनाव है, 2024 में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चुनाव है। तो ये संदेश साल का पहला सप्ताह और ये संदेश बांग्लादेश से ही निकल के आना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमन भट्टाचार्य जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। TV6 न्यूज नेटवर्क का यह कार्यक्रम बांग्लादेश में मतदान है, चर्चा की अभी सुमन भट्टाचार्य जी से जो विशेषज्ञ हैं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। TV6 न्यूज नेटवर्क की इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।